Yes, hello, hello, hello. Hello, everyone. Hello to all of you. Hello to all of you. Everyone, please confirm beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सभी एकदम बढ़िया, मस्त. हाँ, चलिए तो डिस्कशन को कंटिन्यू करें. डिस्कशन को कंटिन्यू किया जाए भाई. हम लोग बातचीत कर रहे थे फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग की. अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने बातचीत की है सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग. हम लोगों ने समझा किसके बारे में? फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिजिड पेमेंट. रिजिड पेमेंट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली. इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. एंड नाउ वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड अवर डिस्कशन फॉर द डिजाइन फैक्टर. तो कुछ डिजाइन फैक्टर भी आपने डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट. स्टैंडर्ड एक्सेल क्या होगा? स्टैंडर्ड एक्सेल क्या होगा? सर एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर गेट रिक्वायर्ड है क्या? आपकी क्लास नोट के इनफ हैं? क्लास नोट्स आर इनफ. क्लास नोट्स आर इनफ बेटा. ठीक है, इतना ही अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसको भी अगर आप प्रॉपर रिटेन करके ले जाएंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स. डोंट वरी. और देखो, कभी भी किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो हो सकता है आपने ना पढ़ाओ. ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ. दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट. तो वी कैन नॉट क्लेम दैट कि हम लोगों ने 100% कवर कर लिया है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है फॉर ऑल द एग्जाम बेटा. सो तो डोंट वरी फॉर दैट वन क्वेश्चन. उस एक क्वेश्चन के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 नंबर का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आता है, उसमें एक सवाल ऐसा आ गया 1 या 2 नंबर का जो पहले आपने जिसका कंसेप्ट ना पढ़ा है ना सुना है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. क्योंकि जो कुछ भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप किसी से कम पढ़ रहे हैं. भाई कंपटीशन क्या है? कंपटीशन ये नहीं बोला जा रहा है कि 100 में 100 नंबर लाने तब गेट में रैंक आएगी. कंपटीशन ये कि आपस में जितने भी लोग उस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, आपको उनमें से सबसे बेहतर परफॉर्म करना है टू गेट द टॉप रैंक. यस और नो? सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब सभी लोग ये पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी उससे ज़्यादा डिस्कस कर रखा है. इसके बाद भी अगर कोई एक क्वेश्चन आता है तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट. वो क्वेश्चन सबके लिए नया होगा. बट उस एक क्वेश्चन के लिए कहीं ये गलती तो हम नहीं कर रहे हैं कि जो 9 नंबर हम सिक्योर कर सकते थे, जो 9 नंबर हम स्कोर कर सकते थे, उनसे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है. एंड दिस डिस्कशन इज वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए 90 या 95% सिलेबस कंप्लीट करते हैं और 95% सिलेबस में इफिशियंसी 100% रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं आपकी रैंक आएगी. इसमें कोई डाउट नहीं है. रेदर कि हम वो 2 से 4%, 5% का जो डिस्कशन हमारा नहीं पूरा हुआ है या हमने नहीं किया है, हम पूरा फोकस उस पर रखें और 95% जो डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसका रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, तो अभी हम लोग बिल्कुल एंड पे आ गए हैं और अब तक आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं. तो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये बात आपको बहुत अच्छे से अब तक क्लियर हो गई होगी अगर आपने सभी क्लासेस को और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है. सर प्लीज गिव एडवाइस. सर कौन सी एडवाइस दे दें? तो एडवाइस दे देंगे भाई. अभी पहले डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, मैंने बोला तुमसे तुमसे लास्ट में बात करूंगा. मेरा भी बहुत मन है तुमसे बात करने का, चिंता मत करो. बट वी हैव सम कंस्ट्रेंट. हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो पहले हम उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें फॉर द टेक्निकल डिस्कशन. और जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, जो बातचीत है, वो हम लोग लास्ट में जरूर करेंगे. चिंता मत करो. ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ख़त्म कर देंगे यार. इतने दिन से साथ में हम लोग क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, इतने दिन से सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, थोड़ी सी तो बातचीत करके जाएंगे ना. क्यों भाई? बट फर्स्ट वी विल कंप्लीट अवर टेक्निकल डिस्कशन, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी को तो बोलते हैं चीज़ों की प्रायोरिटी. अब अभी मैं आपसे बातचीत करने लगूं, बातचीत करते करते लास्ट में टॉपिक फिर
टॉपिक के लिए अगर टाइम कम हो जाएगा तो दैट इज नॉट गुड थिंग, यस और नो, दैट इज नॉट गुड थिंग। वी कैन स्किप द बातचीत बट वी कैन नॉट स्किप द टेक्निकल कंसेप्ट। बातचीत तो फिर कभी भी कर लेंगे बट टेक्निकल कंसेप्ट को तो मिस नहीं कर सकते ना। चलिए, तो अब हम लोग बातचीत करते हैं, अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, और इसके लिए हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, आईआरसी का मेथड है। चलो पहले डिजाइनिंग के पहले कुछ बातचीत इंपॉर्टेंट ये है कि भाई देखो, पेमेंट में अगर तुम डिजाइन करना चाह रहे हो तो मैंने पहले भी बोला, पेमेंट को डिजाइन करने के लिए दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। हम अल्टीमेटली यहाँ पर पेमेंट की थिकनेस, कितनी थिकनेस रखें ये पता करना चाहते हैं। किसी भी पेमेंट की, किसी भी रोड के पेमेंट की थिकनेस किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, इजीली नंबर मिलने ही मिलने हैं। बस उस कहानी को समझ लो, तुम उस कहानी को समझ लो। तो तुमने कहा सर हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस डिजाइन करनी है, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग लेयर की थिकनेस डिजाइन कर लें, या फिर टोटल लेयर की, टोटल जो पेमेंट है उसकी थिकनेस हमें पता चल जाए, तो कैसे पता चलेगा? तो सर ने कहा हमें तो नहीं पता है। तुमने कहा सर को भी नहीं पता, तो फिर एक काम करते हैं किसी और के पास चलते हैं। तुमने कहा सर को नहीं पता, तो फिर सीधे कहाँ चलते हैं? आईआरसी के पास चलते हैं। तो आईआरसी के पास तुम पहुंचे और तुमने बोला भाई हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस डिजाइन करनी है। तो उन्होंने, आईआरसी ने कहा अच्छा ठीक है हम बताते हैं। तो आईआरसी ने कहा देखो, पूरा मेथड हम डेवलप कर दे रहे हैं, पूरा मेथड हम डेवलप कर दे रहे हैं, तुम्हारे लिए पूरी चीज़ें बहुत आसान कर दे रहे हैं, बट तुम उसकी बेसिक समझ के आ जाओ अपने सर से कि बेसिक क्या है, डिज़ाइन का प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद पूरा तरीका तुम्हें थिकनेस मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। तुमने मुझे प्रॉब्लम बताई, आईआरसी ने उसका सॉल्यूशन दे दिया। तुम वापस आए मेरे पास, तुमने कहा सर एक बार बताइए डिज़ाइन का बेसिक प्रिंसिपल बता दीजिए। मैंने कहा सुनो, अब डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो किसी भी रोड पर कितनी थिकनेस होगी, किसी भी पेमेंट की कितनी थिकनेस होगी, ये डिपेंड करेगा वहाँ की ट्रैफिक कंडीशन पे। आपको नहीं लगता है? ये डिपेंड करेगा वहाँ की ट्रैफिक कंडीशन पे, और ये डिपेंड करेगा वहाँ पर सॉइल कंडीशन पे। अगर मैं दो चीज़ों को एसेस कर लूँ, अगर मैं दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ कि वहाँ पर ट्रैफिक कितना है, कैसा है, और दूसरा सॉइल की कंडीशन कैसी हैं, इन दोनों के बेसिस पे हमें थिकनेस पता चल जाएगी। सॉइल की कंडीशंस को, सॉइल के पैरामीटर्स को, सॉइल की स्ट्रेंथ को जानने के लिए आप ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं सीबीआर टेस्ट की। तो सीबीआर टेस्ट से हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करना सीख गए, यस और नो। तो अब मेन मुद्दा आता है ट्रैफिक। अब देखो, रोड कोई एक दो दिन के लिए तो बन नहीं रही है, रोड बन रही है 10 साल के लिए, रोड बन रही है 15 साल के लिए। रोड हम बना रहे हैं आज, हम ये चाह रहे हैं कि रोड 15 साल तक सर्विसेबल रहे। 15 साल में क्या ट्रैफिक ग्रो करेगा? बिल्कुल करेगा। 15 साल में क्या ट्रैफिक ग्रो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि हम एक ऐसी रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं जो 15 साल तक सर्विसेबल रहे, या फिर अपनी पूरी डिजाइन लाइफ में सर्विसेबल रहे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 15 साल बाद ट्रैफिक कितना होगा? यही तो समस्या थी। 15 साल बाद कितना ट्रैफिक होगा जो उस रोड को यूज करेगा, ये हमें आज पता नहीं है। रोड को डिजाइन करने के लिए चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक तब होगा जब रोड बन जाएगी। खेल समझ रहे हो भैया? किसी रोड को डिजाइन करने के लिए पहले आपको चाहिए ट्रैफिक और सॉइल का डेटा। और किसी भी रोड पे एक्चुअल ट्रैफिक कब आएगा? जब वो रोड बन जाएगी। रोड बनेगी कब? जब हमें पता चलेगा कि ट्रैफिक कितना है। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी हम कोई नई रोड बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई डेटा होगा नहीं। आउल लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई भी नई रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, नया पेमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई डेटा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो अभी कोई ट्रैफिक ही नहीं है। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, आसपास की जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, हम वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रोड। तुम्हें नहीं लग रहा है ये बातें एकदम एग्जैक्ट नहीं हो रही हैं? तुम्हें नहीं लग रहा है भाई किसी और दूसरी रोड का डेटा, आसपास की रोड का डेटा आप किसी दूसरे नए रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं? तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में तो बात कर सकते हैं, बट बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं होने वाली है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो हम जब भी कभी कुछ एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो सारे फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है।
तो मेन काम हमारा ये है कि इस रोड पे डिजाइन ट्रैफिक कितना आएगा, इंटायर डिजाइन लाइफ में हमें ये कैलकुलेट करना है। अब यार देखो, फिर यहां पर एक गेम है। अब यहां पर गेम क्या है कि भैया एक रोड में तो n नंबर टाइप ऑफ व्हीकल है, एक रोड में तो n नंबर टाइप ऑफ व्हीकल आएंगे। अब हम हर व्हीकल को डिजाइन के लिए कंसीडर भी नहीं करेंगे। और लो, हम हर व्हीकल को डिजाइन के लिए कंसीडर भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, केवल कॉमर्शियल व्हीकल को कंसीडर करेंगे डिजाइन के लिए। वी विल कंसीडर ओनली कॉमर्शियल व्हीकल फॉर डिजाइनिंग ऑफ द पेमेंट। क्यों सर? कॉमर्शियल व्हीकल क्या होते हैं? ऐसे व्हीकल जिनका ग्रॉस वेट 3 टन से ज्यादा हो। ऐसे हर कोई व्हीकल आपके लिए कॉमर्शियल व्हीकल हो जाएगा जिसका वेट 3 टन या फिर उससे ज्यादा है। जिसका वेट 3 टन या फिर उससे ज्यादा है उसको हम लोग बोल देंगे कॉमर्शियल व्हीकल। अब डिजाइन ट्रैफिक को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है। कोड ने आपसे बोला कि डिजाइन ट्रैफिक मुझे नंबर ऑफ व्हीकल्स के टर्म्स में मत बताइए कि पूरे पूरे 15 साल में 2 लाख व्हीकल आएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर सभी व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल्स, कैसे व्हीकल्स आए, मुझे बस ये बताइए कि उनको अगर हम कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड एक्सेल में तो उस रोड में पूरी डिजाइन लाइफ में स्टैंडर्ड एक्सेल का रिपीटिशन क्या होगा, हमें वो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल बताइए। स्टैंडर्ड एक्सेल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टैंडर्ड एक्सेल की हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं। मुझे जो डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करना है फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए, वी नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल ओवर द इंटायर डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड। अब हर व्हीकल का एक्सेल स्टैंडर्ड, पहली बात तो हम हर व्हीकल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमने केवल कंसीडर किया कॉमर्शियल व्हीकल को। और हर कॉमर्शियल व्हीकल का क्या एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा? मान लो एक बस है, एक ट्रक है, एक बड़ा वाला ट्रक है, एक छोटा हाथी है, ये सब तुम्हारे कॉमर्शियल व्हीकल मान लो। तो क्या इन सभी कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा? आप ही बताओ। जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल होंगे उस रोड पे, क्या सबका एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा? क्या सभी में यही एक्सेल लगा होगा? क्या सभी में, हर कॉमर्शियल व्हीकल में यही एक एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा? अगेन आंसर इज गोइंग टू बी नो। भैया ऐसा भी एक्सेल हो सकता है, ऐसा भी एक्सेल हो सकता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द एक्सेल। तो सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आया कि डिजाइनिंग के लिए वी विल कंसीडर ओनली कॉमर्शियल व्हीकल। अब मुझे हर कॉमर्शियल व्हीकल के एक्सेल को कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरे डिजाइन लाइफ में ये स्टैंडर्ड एक्सेल हमारे रोड पर कितनी बार मूव करेगा, ये डिजाइन ट्रैफिक आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज द डिजाइन ट्रैफिक दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो अब हमें टाइप ऑफ व्हीकल से मतलब नहीं है, हमें टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल से मतलब नहीं है। हम केवल ये बता रहे हैं कि इस रोड पे पूरी डिजाइन लाइफ में ये वाला स्टैंडर्ड एक्सेल का रिपीटिशन कितना होगा। अगर ये पता चल गया, सॉइल की प्रॉपर्टी पता चल गई, दोनों वैल्यू लेके पहुंचो किसके पास? IRC 37। दोनों वैल्यू लेके पहुंचो किसके पास? IRC 37 के पास। उसके बाद की कहानी जो है वो आपको IRC बताएंगे, जो हमें डिस्कस नहीं करनी है। हम यहां पर ये मान लेंगे कि अगर हम डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करना सीख गए, अगर हम CBR निकालना सीख गए, तो हम ये मान लेंगे कि हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग आ गई है। तो मोर देन 100 पेज का कोड है, और उस 100 पेज के कोड में पूरी कहानी बताई गई है कि बेस्ड ऑन द डिजाइन ट्रैफिक एंड बेस्ड ऑन द CBR ऑफ सॉइल हाउ यू कैन फाइंड आउट द थिकनेस, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है, यस और नो? यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग की बाय IRC 37 मेथड।
कंप्यूटेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक, जिसके बारे में मैं भी आपसे बातचीत कर रहा था। फिर कुछ और फैक्टर है जो हमें निकालने हैं, समझने हैं। एक है वीडीएफ व्हीकल डैमेज फैक्टर, दूसरा है इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर, और अगला है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये सभी हमारे डिस्कशन का पार्ट होने वाला है। आ जाओ भाई डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में। मुद्दे की बात ये, हमें चाहिए दो चीजें। एक बता दो सर आप डिजाइन ट्रैफिक, एक बता दो आप डिजाइन ट्रैफिक जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एक बता दो सीबीआर ऑफ सॉइल। एक बता दो सीबीआर ऑफ सॉइल। और यहां से भी 2 नंबर का फ्रीक्वेंट सवाल आपको मिलता है गेट एग्जाम में, और यहां से भी 2 नंबर का फ्रीक्वेंट सवाल मिलता है। इसके बारे में तो जितनी बातें होनी चाहिए थी वो सभी बातें हो गई हैं। सीबीआर के बारे में जितनी बातें हम लोग को पता होनी चाहिए थी वो सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो अब पूरा जो डिस्कशन है हमारा वो चलेगा डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में, हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक। स्टोरी टिल नाउ इज क्लियर। चैट बॉक्स किया जाए लाल, फिर उसके बाद स्टार्ट होगी बातचीत। अगर यहां तक की बातचीत क्लियर है तो एक बार सभी लोग शो सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स, और इसके बाद बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हम लोग रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। अरे भैया एनर्जी कम हो गई क्या? हैं? बैठे बैठे थके जा रहे हो क्या? क्यों? बहुत बढ़िया। अरे रुकना ही नहीं चाहिए, ये रुकना ही नहीं चाहिए लाल लाल। आज इस वाली स्क्रीन को भी लाल करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में इस वाली स्क्रीन को भी लाल कर देंगे, सही रहेगा? बताओ। तुम लोग भी तो देखो कि तुम्हारे रिस्पॉन्स से खुशी कितनी मिलती है। तो आज तुम लोग को दिखाऊंगा। When we will complete this course, जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इस स्क्रीन पे आप अपने कमेंट देख पाएंगे। तो कितना अच्छा लगता है, आपको भी इस बात का अंदाजा लगेगा। ठीक है, चलो तो एनर्जी बचा के रखो, लास्ट में इस स्क्रीन को भी पूरा लाल कर देना है। ठीक है, बिल्कुल। तुम अपना ही रिस्पॉन्स देख के एनर्जी में आ जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर को कितना कितना एनर्जी ट्रांसफर हम लोग कैसे करते थे। हम्म पूछ लेते, कभी कभी लोग पूछ लेते, फैमिली मेंबर भी पूछ लेते हैं, हाँ? कि भाई कैसे कैसे कर लेते हो इतना, हाँ? इतनी लंबी लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लासेस, आप कोई कंसेप्ट किसी को समझाना है, कैसे कर लेते हो? तो ये तो हमें भी नहीं समझ में आया आज तक। तो आज उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से ये हो जाता है। ये आप लोग का रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता क्लास कितनी हो गई, क्या डिस्कशन कर दिया, चल रहा है बढ़िया से। ठीक है, अरे कहीं नहीं जा रहे भैया, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमको ही रुला दोगे। कहीं जा थोड़ा रहे। बिल्कुल। अभी आपके लिए एक से एक बेहतरीन सब्जेक्ट और एक से एक बेहतरीन टीचर आपको मिलने वाले हैं। बस आप इसी एनर्जी से पढ़ते रहो। तो नेक्स्ट वीक से आपके चेतन सर स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट, और ही नेक्स्ट लेवल पे मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए। तो अब देखो भाई, बात करते हैं डिजाइन ट्रैफिक का कैलकुलेशन। कुछ करना वरना है नहीं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो हम लोग मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। IRC 37 का मेथड है। दिस इज बेस्ड ऑन द मैकेनिस्टिक अप्रोच, हम लोगों ने बात की है। अब देखो, कोई भी पेमेंट अगर आपने बनाई है, कोई भी पेमेंट अगर आपने बनाई है, तो वो पेमेंट कब फेल होगी ये कैसे पता चलेगा? तो आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आईआरसी ने 2 फेलियर क्राइटेरिया कंसीडर किए। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आईआरसी ने 2 फेलियर क्राइटेरिया कंसीडर किए। एक है फटीग, और फटीग की वजह से आपकी पेमेंट्स में
डेवलप होते हैं एलिगेटर और क्रोकोडाइल क्रैक्स। तो जैसे एलिगेटर और क्रोकोडाइल की टॉप सरफेस देख पा रहे हो, इस तरीके के क्रैक्स आपको रोड में देखने को मिलते हैं। इस तरीके के क्रैक्स आपको रोड पर देखने को मिलते हैं, और ये क्रैक्स डेवलप होते हैं ड्यू टू द फटीग, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस, दीज क्रैक्स विल डेवलप, दीज क्रैक्स विल डेवलप। और दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने लिया रटिंग। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने कंसीडर किया रटिंग, और रटिंग के बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। रटिंग क्या होता था? जहां से भी आपका हैवी व्हील लगातार पास करता है, जहां से भी आपका हैवी व्हील लगातार पास करता है, आपकी पेमेंट में वहां पर क्या हो जाता है? वर्टिकल सेटलमेंट हो जाता है। वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट सरफेस along the heavy wheel path is known as the rutting। तो ये दो क्राइटेरिया कंसीडर किए आईआरसी ने, जिसके बेसिस पे ये पता चलेगा कि हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल हो गई है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए फेलियर क्राइटेरिया क्या है। वन इज गोइंग टू बी द फटीग विल कॉज द क्रैक्स इन द पेमेंट, और दूसरा हो गया रटिंग, जहां जहां से हमारा हैवी व्हील पास हो रहा है वहां की पेमेंट में क्या हो गया? वर्टिकल सेटलमेंट हो गया है। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रटिंग। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रटिंग। यस, फटीग का मतलब होता है बेटा ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस। कभी आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, कभी आप किसी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, तो उससे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनसे जो क्रैक्स डेवलप होंगे उनको बोलते हैं फटीग, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस। ठीक है, चलिए भाई, तो अगला बात कर लेते हैं। अब आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक बाय आईआरसी। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सारी बातें आपको बताई हैं किसने? आईआरसी 37। तो जीवन में कभी समय मिले तो देख लेना, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब है अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर, जैसे मान लो ये वायर है, अब अगर मैं इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाऊं, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो एक ही तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, यस और नो। या फिर अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वायर को लिया और ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे खेलें, खेलते रहें। तो अब जरा ध्यान से देखो, पहले टॉप वाले पॉइंट को कंसीडर करो। जब मैंने इसको इस तरीके से बेंड किया तो टॉप में तुम्हें टेंशन दिख रही होगी, दिख रही है? टॉप फाइबर जो होगा वो टेंशन में, जब मैंने इस तरीके से इसको बेंड किया तो अब टॉप वाला फाइबर आ गया आपका कंप्रेशन में और बॉटम वाला फाइबर आ गया आपका टेंशन में। तो दिस इज द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस, दिस इज द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस। इसकी वजह से ये वायर जल्दी टूट जाएगा, इसको बोलते हैं फटीग, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस। थोड़ी देर और किया तो वायर टूट जाएगा। अब समझ गए? अब समझ गए? तो अब देखो, कोड ने बोला कि हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिसकी हेल्प से आप डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिजाइन ट्रैफिक हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल रिपीटिशन। नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल रिपीटिशन देखो लिखा हुआ है, द डिजाइन ट्रैफिक इन द टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, और हमारा स्टैंडर्ड एक्सल है 80 किलो न्यूटन, टू बी कैरीड बाय द पेमेंट ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ, टू बी कैरीड बाय द पेमेंट ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ। एक रोड पर स्टैंडर्ड एक्सल कितनी बार कैरी किया जाएगा वो वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एन, और इसी को आपने बोला डिजाइन ट्रैफिक, इसी को आपने बोला डिजाइन ट्रैफिक। तो ये फॉर्मूला आपको आईआरसी ने दिया है। तो एज पर आईआरसी यू कैन कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक इन द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, एन विल बी इक्वल टू 365। ध्यान से सुनते रहो, बस ध्यान से सुनते रहो। एन विल बी इक्वल टू 365 ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी इंटू एफ ओ एस डिवाइड बाई आर बाई 100। सर इसमें बहुत सारे टर्म है। हाँ हैं तो सर इसमें बहुत सारे टर्म हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, वेयर एन इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल
टू बी कैरीड ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ इन द टर्म्स ऑफ एमएसए। इस फॉर्मूले से जो स्टैंडर्ड एक्सेल के रिपीटिशन आपको मिलेंगे वो होंगे बेटा, इसकी यूनिट होगी सीएसए। सीएसए का मतलब है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। और हम इसको रिपोर्ट करेंगे एमएसए में। कोड को चाहिए डिजाइन ट्रैफिक इन एमएसए। इस फॉर्मूले से जो डिजाइन ट्रैफिक मिलेगा वो मिलेगा सीएसए में। अब ये एमएसए क्या होता है? एमएसए का मतलब होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। तो कोड ने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि अगर आप किसी पेमेंट को डिजाइन करना चाह रहे हैं तो डिजाइन ट्रैफिक का पता करके ले आइए, लेकिन डिजाइन ट्रैफिक पता करके लाइए एमएसए में। कोड ने ही आपको एक फॉर्मूला दिया है जिससे आप डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस फॉर्मूले से जो डिजाइन ट्रैफिक मिलेगा वो मिलेगा आपको सीएसए में। तो अभी ये सीएसए और एमएसए का गेम क्या है, अभी हम लोग ये भी समझ लेंगे। ये सीएसए और एमएसए का गेम क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में भी बातचीत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एन का गेम तो सर क्लियर है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल टू बी कैरीड आउट इन द डिजाइन लाइफ ऑफ द पेमेंट, ये तो समझ में आ गया। सर ए क्या है? ए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर मैं कोई नंबर तुम्हारा माइनस कराएगा इस वाली प्रॉब्लम में तो वो ए है। गलती सबसे ज्यादा तुम करोगे ए में, इसलिए ए को बहुत ध्यान से समझेंगे। ए कह रहा है इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। देखो, आज मैंने सोचा कि मैं आज कोई रोड बनाऊंगा, तो आज मैं कुछ ना कुछ तो डेटा कलेक्ट करूंगा। बोलो हाँ या ना। आज हम किसी रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आज तो भैया कुछ ना कुछ डेटा हमें चाहिए होगा। लेकिन जो रोड हम बनाने जा रहे हैं उस रोड में कंस्ट्रक्शन का टाइम भी तो लगेगा। ऐसा थोड़ा कि आज सोचो कल रोड बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में मान लो 1 साल का टाइम लग गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में मान लो 2 साल का टाइम लग गया, तो तुम्हें नहीं लगता इस 2 साल में हमारा ट्रैफिक जो हमें 2 साल पहले पता था वो ग्रो कर गया होगा? बोलो, 2 साल तक ट्रैफिक उतना ही थोड़ा बना रहेगा, ट्रैफिक तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस 2 साल में ट्रैफिक ग्रोथ कर गया होगा। इस फॉर्मूले में जो ए टर्म है बेटा, हमें उस समय ट्रैफिक चाहिए जब हमारी रोड बनकर रेडी हो जाएगी। when the construction period is over, उस समय रोड पर इनिशियल ट्रैफिक कितना है, दैट इज द टर्म ए इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, सीवीपीडी। ये 2 टर्म क्लियर हो गए। बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, एक एक टर्म को समझते हुए चलेंगे, कहां पर क्या गलती होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको आईआरसी ने बताया कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें केवल इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इस बात के हमें मिलते हैं 2 नंबर। तो एन क्या है? डिजाइन ट्रैफिक, स्टैंडर्ड एक्सेल का रिपीटिशन पूरी डिजाइन लाइफ में। ए क्या है? व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड विल कंप्लीट, उस समय इनिशियल ट्रैफिक क्या होगा हमारी रोड पर इन द टर्म्स ऑफ सीवीपीडी, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। ये दोनों टर्म सभी को क्लियर है? यस और नो? These terms are clear to everyone, please confirm in the chat box. These terms are clear to everyone, please confirm in the chat box. बोलो बेटा, इन दोनों टर्म्स में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो अब तक पूछ लो। चलो सर, ये बात कर लिया आपने ए की, ये बात कर लिया आपने एन की, हम समझ गए। सर ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन इज गोइंग टू बी द डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन ईयर। स्मॉल एन इज गोइंग टू बी द डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन ईयर। सर ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। याद करो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, याद करो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो आपने बनाया था ट्रेंड चार्ट, और ट्रेंड चार्ट की हेल्प से आपको पता चला था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। याद आया? अरे अनिमेश रुक जाओ, पहले टर्म समझ लें, एप्लीकेशन भी दिखा के जाएंगे भाई, घबराने क्यों लगते हो तुम? अभी पहले टर्म समझ लें, पहले टर्म समझ लें कि इतने टर्म हैं, टर्म की क्लियरिटी कर लें, फिर एप्लीकेशन भी देखेंगे,
फिर सवाल कैसे आते हैं ये भी देखेंगे, आपसे ही आंसर निकलवाएंगे, तभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। डोंट वरी। क्लियर है? तो वेयर स्मॉल एन इज द डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड, आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। सर ये सब तो हम समझ गए, ये 3 फैक्टर और बता दीजिए। ये एफओएस क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये एफओएस क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये एफओएस का क्यों लिए गेम क्या है? अब देखो, जो भी डेटा आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या ये 100% एक्यूरेट होगा? आपको भी पता नहीं होगा, आपको भी नहीं पता है कि ये डेटा 100% तो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि ये हम कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे, हम लोग डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या कर रखा है कि भाई कोई डेटा मिस ना हो जाए, इसलिए बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देंगे। मान लो यहां से हमें कैलकुलेशन करके डिजाइन ट्रैफिक मिला 100, पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करके, कोई भी यूनिट छोड़ दो, चलो एमएसए ही ले लो। हमने डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट किया 100 एमएसए, लेकिन ये जो कैलकुलेशन आपने परफॉर्म किया है ये 100% एक्यूरेट तो नहीं है ना। तो आपने अपनी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए आपने एक काम करा, आपने बोला यार काम करते हैं 100 एमएसए तो एज पर कैलकुलेशन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, एक काम कर लेते हैं डिजाइनिंग के लिए 120 एमएसए ट्रैफिक ले लेते हैं। भाई जितना कैलकुलेशन से आ रहा है, अपनी सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए हमने उससे ज्यादा डेटा कंसीडर कर लिया डिजाइन के लिए। अरे फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो समझते ही होगे, नहीं समझते तो और समझा दूं। तुम्हारे पास तुम्हारे फोन आया किसी रिलेटिव का, ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारे किसी रिलेटिव का फोन आया कि भाई तुम्हारे घर आ रहे हैं आज और डिनर वहीं करेंगे, तुम्हारे घर आ रहे हैं डिनर वहीं करेंगे। तुमने कहा ठीक है। अब तुम ऐसा तो नहीं करोगे, फोन पे ही पूछने लगोगे, अच्छा ये बताइए सब्जी कितनी खाएंगे, आ? दाल बन रही है, दाल कितनी खाएंगे, पनीर के कितने 2 पीस खाएंगे कि 3 पीस खाएंगे, रोटी कितनी खाएंगे, रोटी 2 रोटी खाएंगे कि 3 खाएंगे कि 4 खाएंगे, राइस बनेगा तो चावल कितना खाएंगे, 1 कटोरी खाएंगे कि 2 कटोरी खाएंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई, बोलो बोलो, करोगे क्या? तो तुम्हारे पास एक नॉर्मल फोन आया, तुम्हारे किसी एक फ्रेंड का फोन आया कि भाई आज आ रहे हैं तुम्हारे पास मिलने, एंड वी विल हैव द डिनर टुगेदर, साथ में खाना पीना करते हैं। अब तुम अपने हिसाब से एज्यूम करोगे कि यार 3 रोटी खा लेगा वो, है 3 रोटी तो खा ही जाएगा, यस और नो? तुम अपने हिसाब से तो एज्यूम करोगे, लेकिन क्या तुम्हारा एजम्पशन 100% एक्यूरेट है? क्या वो तुम्हारे पास जो प्रीवियस डेटा था, तुमने एक 2-4 महीने पहले एक बार और डिनर किया था, उसके हिसाब से तुमने एज्यूम किया कि यार हाँ जहां तक मुझे याद है 3 रोटी तो खा लेगा, थोड़े सा राइस खा लेगा, यस और नो? बट ये जो तुम एजम्पशन लगा रहे हो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, मान लो भाई जिम विम करने लगा हो, एकदम डाइट बढ़ गई हो उसकी, तुम्हें 6 महीने पहले का डेटा पता है कि पिछली बार जब 6 महीने पहले डिनर किया था तो भाई ने 3 रोटी खाई थी। अब भाई उसने अपना मेटाबॉलिज्म सही कर लिया है, जिम कर रहा है, एकदम फिट एंड फाइन है, डाइट इंक्रीज कर ली है, अब वो 6 रोटी खाता है। लेकिन तुम्हारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे तुमने एज्यूम किया कि 3 से 4 रोटी बनवा लेते हैं इसके लिए, बोलो। बट ये 100% तो एक्यूरेट नहीं है। तुमने कहा यार ऐसा ना हो खाने बैठे और खाना कम पड़ जाए, तुमने क्या करा, तुमने कहा चलो 3-4 रोटी खा लेगा, काम करते हैं 5 बना लेते हैं, यही तो करते हो। ये जो तुमने 3-4 के कैलकुलेशन के बाद एक्चुअल में 5 बनाया, ये क्या था? यही तो था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही तो था फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि भाई अगर डेटा में कुछ कमी रह गई है, एनालिसिस में कोई कमी रह गई है, तो एक काम करते हैं जितना भी ट्रैफिक आ रहा है इससे कुछ ज्यादा ट्रैफिक मान के डिजाइन कर देते हैं ना, तो अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो पूरी हो जाएगी। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब नहीं भूलोगे जीवन भर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? तो एफओएस तो हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये भी तुम्हें बता दिया। अब 2 फैक्टर बचे जो बड़े खतरनाक हैं, एक है डी और एक है एफ।
डी होता है तुम्हारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डी होता है तुम्हारा यहां पर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और एफ होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर, एफ होता है तुम्हारा व्हीकल डैमेज फैक्टर, एफ होता है तुम्हारा व्हीकल डैमेज फैक्टर। अब इन दोनों की बात करेंगे, फिर से बात कर लेते हैं। एन इज द डिजाइन ट्रैफिक, आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, स्मॉल एन इज द डिजाइन लाइफ, एफओएस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ए इज द इनिशियल ट्रैफिक इन द आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड गेट ओवर। तो हमारे रोड पे इनिशियल ट्रैफिक कितना होगा इन द टर्म्स ऑफ सीवीपीडी कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, दैट इज गोइंग टू बी ए। और डी हो गया लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एफ हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में यूज किए गए टर्म बताए हैं। वो टर्म क्लियर हैं तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो, वो टर्म क्लियर हैं तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अभी दो टर्म के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, एक है डी और एक है एफ। जितना डिस्कशन किया है वो सभी बातें सभी को क्लियर हैं, तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, आओ तो देखो, डी हो गया लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एफ हो गया व्हीकल डैमेज फैक्टर। अब एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर एक्स। जैसे मान लो मुझे किसी रोड को बनाने के लिए, ए सर वो इनिशियल ट्रैफिक है ना जो रोड कंस्ट्रक्शन के बाद होगा, बस ये कंफर्म कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, रोड के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद इनिशियल ट्रैफिक कितना होगा, तो उसीलिए बता रहा हूं। मान लो तुम्हें आज का प्रेजेंट ट्रैफिक पता है, तुमने आज डेटा कलेक्ट किया, वो प्रेजेंट ट्रैफिक पी है, लेकिन अब मान लो कंस्ट्रक्शन होने में लगेंगे 3 साल। कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है बेटा वो है मान लो 3 साल का, x इज इक्वल टू 3 ईयर, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक जो है वो 7% है। तो क्या तुम यहां से मुझे ए की वैल्यू बता सकते हो? तो तुम क्या मुझे यहां से ए की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। मान लो 100 व्हीकल थे, 100 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे थे, तो 1+7/100 टू द पावर 3। लो भैया एग्जाम्पल भी करा दिया, एग्जाम्पल भी करा दिया। एक 122.5 सीवीपीडी होगा 3 साल बाद। 3 साल बाद जो आज ट्रैफिक 100 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे है, अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक 7% है और 3 साल इस रोड के कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, तो 3 साल बाद जब ये रोड बन के तैयार हो जाएगी, उस समय इनिशियल ट्रैफिक होगा 122.5 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। हमें डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करने के लिए चाहिए ए, ना कि पी। तो सवाल में आपको किया जाएगा कंफ्यूज, सवाल में आपको किया जाएगा कंफ्यूज। वो प्रोवाइड करेंगे डेटा आपको पी का, और आप उसको यूज करेंगे एज ए, ऑप्शन मैच करेगा ए, सवाल हो जाएगा गलत, नंबर मिलेंगे माइनस के 0.66। इस फॉर्मूले में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक वी रिक्वायर्ड ए नॉट पी। हमें आज के डेटा से कोई मतलब नहीं है, जिस समय रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस समय इनिशियल ट्रैफिक कितना है वो वैल्यू हमें चाहिए टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक, वो वैल्यू हमें चाहिए टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक, वो वैल्यू हमें चाहिए टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अरे सभी लोग बताओ कहां चले गए सब? चलिए, तो चलिए सर आगे बातचीत को ले चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वीडीएफ का गेम क्या था, जिसको अभी आपने एफ से रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अलग खुद अपने आप में 2 नंबर का सवाल मिलता है। व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या है? ये व्हीकल डैमेज फैक्टर बोला गया वीडीएफ इज अ मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड एंड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन into the number of repetition of standard axle in the standard axle load magnitude of 80 kilonewton।
जो आप बोल रहे थे ना कि सर एक रोड में तो n नंबर ऑफ टाइप व्हीकल होंगे, बिल्कुल आपने बोला था। सर एक रोड पे हर कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं होगा, ये भी आपने बोला था। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व कर दिया मैंने। मैंने बोला हर व्हीकल को कंसीडर ही नहीं करना डिजाइन के लिए, हर व्हीकल को कंसीडर ही नहीं करना है डिजाइन के लिए, तुम्हें केवल कॉमर्शियल व्हीकल को कंसीडर करना है डिजाइन के लिए। तो तुमने पूछा सर कॉमर्शियल व्हीकल क्या होता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसा व्हीकल जिसका वेट 3 टन से या उससे ज्यादा होगा वो व्हीकल है तुम्हारे लिए कॉमर्शियल व्हीकल। अब तुम एक काम करो, हर कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अब हम क्या कर रहे हैं, हर अलग अलग टाइप के कॉमर्शियल व्हीकल और हर अलग अलग टाइप के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सेल और उसके रिपीटिशन के टर्म्स में। और उसके लिए जो फैक्टर आप यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं वीडीएफ, व्हीकल डैमेज फैक्टर। ये जो आप यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं वीडीएफ, अभी आगे और बताऊंगा। तो इट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल। हर कॉमर्शियल व्हीकल में जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो कितने इक्विवेलेंट है स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म पे। अभी आगे बात कर रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। VDF वेरीज विद द व्हीकल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेल लोडिंग। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने बोला सर एनालिसिस के लिए, डिजाइन के लिए हमें चाहिए कॉमर्शियल व्हीकल, चलो ठीक है। अब कॉमर्शियल व्हीकल मैंने उठाया तो एक ले ली बस। अब इस बस का जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन था, ये वाला दोनों व्यू दिखा रहा हूं, ये साइड व्यू है। अब टॉप व्यू देखो, ये एक्सेल था समथिंग लाइक दिस और ये रेयर एक्सेल था समथिंग लाइक दिस। दो एक्सेल दिखा दिए, दोनों में एक एक व्हील लगा हुआ है दोनों तरफ। आपने एक कॉमर्शियल व्हीकल कंसीडर किया जो कि है ट्रक। अब ट्रक का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, फ्रंट एक्सेल में एक एक व्हील लगा हुआ है, रेयर एक्सेल में दोनों साइड दो दो व्हील लगा हुआ है। दोनों ही कॉमर्शियल व्हीकल है, मान लो है। दोनों का वेट 3 टन से ज्यादा है। ये बस भी एक कॉमर्शियल व्हीकल है, ये ट्रक भी एक कॉमर्शियल व्हीकल है। इसमें एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का है, एक एक व्हील दोनों साइड है फ्रंट एक्सेल में, रेयर एक्सेल में दो दो व्हील है। बस के जो एक्सेल दे रखे गए हैं वो दोनों में फ्रंट और रेयर में एक एक व्हील प्रोवाइड किया गया है। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। हम ये पूरी कहानी खत्म करना चाह रहे हैं, हम इन सबको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हमें पता चल जाए नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, और स्टैंडर्ड एक्सेल ये होता है। आप समझ गए? हम इन सभी एक्सेल के रिप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। इसके लिए जो हम फैक्टर यूज कर रहे हैं वो होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर। अब बताओ, हमें नहीं मतलब है कि अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि किसी रोड पे अगर ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन मूव कर रहा है, उतना ही इफेक्ट, उतना ही डैमेज करने के लिए स्टैंडर्ड एक्सेल को कितनी बार मूव कराना पड़ेगा। दैट्स इट। बात समझ में आई कि नहीं? जब ये एक्सेल, मान लो ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी रोड पे 100 बार मूव कर रहा है, तो उतना ही डैमेज क्रिएट करने के लिए हम कितने रिपीटिशन करा दें स्टैंडर्ड एक्सेल के कि डैमेज सेम रहे। तो हम अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को फाइनली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में। उसके लिए हमें इस फैक्टर की जरूरत पड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल। अब इस कॉमर्शियल व्हीकल में ये एक्चुअल में एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन क्या हम इसको स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, करेंगे। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में भी, जो हम कर ले जाएंगे। अगर ये बात क्लियर है, चैट बॉक्स में इत्तला किया जाए। अगर ये बात क्लियर है व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है, तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अरे सब करेंगे, सब करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम, रिपीटिशन तो बात की बात है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं,
इन इस एक्सेल के स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करें? यस और नो? हमें इन एक्सेल्स को स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, EALF। क्या है फुल फॉर्म? इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर। इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर क्या है, समझना जरा ध्यान से। इन्होंने बोला द इक्वेशन ऑफ कंप्यूटिंग द इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर फॉर सिंगल टेंडम एंड ट्राइडेंट। सिंगल टेंडम और ट्राइडेंट, देखो, सिंगल टेंडम एंड ट्राइडेंट एक्सेल गिवन बिलो should be used for converting the different excel load repetition into the equivalent standard load repetition। ये देखो, ये सब अलग अलग एक्सेल है, कोई एक व्हीकल मत समझ लेना। इस एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलते हो सिंगल एक्सेल। देखो, इस एक्सेल को आप बोलते हो टेंडम, जो कि आपका स्टैंडर्ड एक्सेल था। दिस इज द टेंडम, दिस इज द ट्राइडेंट। सबके स्टैंडर्ड लोड भी आपको पता है। अगर कोई एक एक्सेल है जिसमें दोनों तरफ एक एक व्हील लगे हुआ है, तो उसका लोड होगा 65 किलो न्यूटन, 6500 केजी। अगर कोई एक ऐसा एक्सेल है जो कि आप स्टैंडर्ड एक्सेल बोल रहे थे, जहां पर दोनों तरफ दो दो व्हील आपने प्रोवाइड किए हैं, तो इसका लोड कितना होता था, अभी तो बताया है। ऐसे एक्सेल पे टोटल लोड कितना होता था, 80 किलो न्यूटन। है अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, हमने कंसीडर किया इसको स्टैंडर्ड एक्सेल। हमने मतलब आईआरसी ने। IRC has considered this configuration as the standard Excel configuration। तो अब हमें करना क्या है, हमें इन सभी एक्सेल, बाकी एक्सेल को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे EALF, इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर। इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं EALF, कुछ नहीं होता है, ये L1/LS टू द पावर 4 है बस। Where L1 is the any Excel load and LS is the standard Excel। हम आपको इसका एग्जाम्पल भी करके दिखा देते हैं। तो मान लो L1 है तुम्हारा 65 किलो न्यूटन, और आप इसके लिए निकालना चाह रहे हैं EALF, तो ये हो जाएगा L1/LS टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 80, क्योंकि LS हमारा होता है 80 किलो न्यूटन होल टू द पावर 4। आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर। तो 65 डिवाइड बाई 80 होल टू द पावर 4, तो ये आ गया 0.4358। ये देखो 148 किलोमीटर, ये सब एक एक एक्सेल है बेटा। तो कभी तुमने ट्रक में देखा होगा, तो रेयर एक्सेल में 2 एक्सेल लगे होते हैं। कभी हैवी वाले ट्रक देखना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेयर एक्सेल में 2 एक्सेल लगे होते, ट्रक में देखने को मिल जाएगा। ये देखो, तो अब इसको बोलोगे फ्रंट, और इन दोनों को मिला के बोलोगे रेयर। एक्सेल तो 2 ही होंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। नहीं देखें ट्रक, नहीं देखें? बोलो भाई। समझ गया अभी? यस और नो? कभी कभी आपको ट्रक में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रियर एक्सल, ये फ्रंट एक्सल। बेटा इसको बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अब है ये सारे तरीके आपको बताएं आईआरसी ने। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। तो क्या था काम EALF का? EALF की हेल्प से आप किसी भी स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो इसको मैं कन्वर्ट करूं, तो भैया स्टैंडर्ड एक्सेल को स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे, तो EALF कितना आ जाएगा, आप ही बताओ। 80 किलो न्यूटन वाले एक्सेल को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 80 किलो न्यूटन वाले ही एक्सेल में, तो EALF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
EALF का रोल समझ में आ गया, EALF का रोल समझ में आ गया। चलिए, तो सर आप फाइनली मुझे बता दीजिए व्हीकल डैमेज फैक्टर निकलेगा कैसे। तो देखो अभी बता देंगे, पहले सवाल सॉल्व करो। ये गेट का 2 नंबर का सवाल है। अब तक जो पढ़ा है पहले उसको एक बार अप्लाई करते हैं, फिर थोड़ा सा बातचीत और करेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर में, फिर थोड़ी सी बातचीत हम लोग और करेंगे रिलेटेड टू द व्हीकल डैमेज फैक्टर। इस सवाल को समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 नंबर का सवाल है गेट का। दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम, दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम। काफी कुछ क्लियर होगा इससे, काफी कुछ आपको क्लियर होगा कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है, कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज ऑफ 80 किलो न्यूटन देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डेली नंबर ऑफ रिपीटिशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो एक्सल दे रखा गया 35 से 45 किलो न्यूटन वाला जो एक्सल है वो किसी रोड पे 800 बार रिपीट हो रहा है, मूव हो रहा है। 75 से 85 किलो न्यूटन वाला जो एक्सल है वो उस रोड में 400 बार रिपीट कर रहा है। तो मुझे बताइए इसको अगर हम कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में तो टोटल रिपीटिशन कितने रिक्वायर्ड होंगे इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। आंसर आया क्या किसी का, आंसर आया क्या किसी का? अरे भैया अब रेंज के लिए तो काम कर नहीं पाएंगे हम, रेंज के लिए तो काम कर नहीं पाएंगे, तो इसकी मिड वैल्यू कंसीडर कर लो। तो ये 40 हो गया और ये 80 हो गया। तो अब हम ये बोल सकते हैं 40 किलो न्यूटन वाला एक्सल 800 बार मूव कर रहा है, 80 किलो न्यूटन वाला एक्सल 400 बार मूव कर रहा है। यस और नो? अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड एक्सल को कितनी बार मूव कराएं कि इन दोनों का जो रिजल्ट है और इसका रिजल्ट इक्विवेलेंट हो जाए, ये करना चाह रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता है सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इन एक्सल के लिए EALF की वैल्यू, और EALF होगा L1 अपॉन LS टू द पावर 4। तो इसके लिए इक्विवेलेंट एक्सल लोड कितना आ रहा है, इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा 40/80 होल टू द पावर 4, तो 0.0625, और इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा EALF की वैल्यू 1। बोलो, पहले हमने इन एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर निकाल लिया, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? L1 was 40, LS was 80 whole to the power 4, L1 80, LS 80 whole to the power 4, that will be 1। भैया तो अब रिपीटिशन को देख लो, 800 रिपीटिशन हो रहे हैं, इसके लिए EALF 0.0625 प्लस 80 रिपीटिशन हो रहे हैं, इसके लिए EALF 80। तो तुम्हें नहीं लगता अब हम जो रिपीटिशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्टैंडर्ड एक्सेल के रिपीटिशन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी यहां पर रिपीटिशन की बात कर रहे तो 400 इंटू 1 प्लस 400, तो टोटल 450 रिपीटिशन रिक्वायर्ड हैं स्टैंडर्ड एक्सेल के। बोलिए, रोल समझ में आया EALF का? टोटल 450 रिपीटिशन कर दीजिए स्टैंडर्ड एक्सेल के, और ये करिए, दोनों का इफेक्ट इंपैक्ट सेम होगा, दोनों का इंपैक्ट क्या होगा, सेम होगा, दोनों का इंपैक्ट क्या होगा, सेम होगा। बोलिए, कोई डाउट किसी को? तो अब आते हैं VDF में। अब हमने बात कर ली EALF की, तो फाइनली हम लोग बेटा VDF कैसे लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट। मान लो तुमने टोटल N व्हीकल, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, VDF को कैलकुलेट करने के लिए तुमने टोटल N व्हीकल का एक्सेल सर्वे किया, टोटल N व्हीकल का, टोटल N व्हीकल का कॉमर्शियल व्हीकल का सर्वे किया,
मान लो वो n है। चलो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो तुम कहीं गए, तुमने बोला अब हमें किसी रोड के लिए वीडीएफ निकालना है। तो वीडीएफ निकालने के लिए तुमने बोला हम 1000 व्हीकल का सर्वे कर रहे हैं, हम 1000 कॉमर्शियल व्हीकल के एक्सेल का सर्वे कर रहे हैं कि किसमें कौन सा एक्सेल लगा हुआ है। सर प्लीज क्लियर माई डाउट। सर आई हैव टेकन अपर लिमिट ऑफ द रेंज टू बी ऑन सेफ साइड, इट इज रॉन्ग। यस बेटा इट इज रॉन्ग। वाई यू विल गो फॉर द अपर साइड? तो हमें जो एक रेंज दी गई है तो हम मिड वैल्यू पे बात करेंगे ना, हम मिड वैल्यू पे बात करेंगे ना। यस और नो? वाई वी विल गो फॉर द अपर साइड और लोअर साइड? क्लियर हो गया? तो आपने अब पहले एग्जांपल समझ लो। आपने बोला सर वीडीएफ कैलकुलेट करना है, तो आपने फील्ड में जाके 1000 कॉमर्शियल व्हीकल का किया एक्सेल सर्वे। तो एक्सेल सर्वे में क्या देखोगे तुम? एक्सेल सर्वे में क्या देखोगे? तो एक्सेल सर्वे में आप ये देख रहे हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल में कौन सा एक्सेल लगा हुआ है और कितने एक्सेल हैं, यही तो चेक करोगे। यस और नो? कितने कॉमर्शियल व्हीकल थे? 1000। अब उन कॉमर्शियल व्हीकल में कौन कौन से एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है, यही तो चेक करोगे। तो मान लो तुम्हें पता चला कि सर वहां पर 100 एक्सेल जो हैं, 100 एक्सेल जो हैं वो मान लो 65 किलो न्यूटन वाले हैं। 500 एक्सेल जो देखने को तुम्हें मिले वो मान लो तुम्हें देखने को मिल गए 80 किलो न्यूटन वाले, और 400 एक्सेल तुम्हें वहां पर देखने को मिले 148 किलो न्यूटन वाले। ऐसा ही तो डेटा कलेक्ट करके आओगे, ऐसा ही तो एक्सेल सर्वे करोगे। बोलो, ऐसा ही तो एक्सेल सर्वे करोगे। तुमने 1000 एक्सेल देखे और 1000 एक्सेल में ये कॉन्फ़िगरेशन था जिसका डेटा आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब इस डेटा की हेल्प से आपको निकालना है वीडीएफ। अब इस डेटा की हेल्प से यू नीड टू कैलकुलेट द वीडीएफ। तो सबसे पहले हम इन सभी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को, मान लो इसको मैं बोल दूं L1, इसको बोल दूं L2, इसको बोल दूं L3, तो क्या मैं लिख सकता हूं मेरे लाल? मैं लिख सकता हूं वीडीएफ विल बी इक्वल टू N1 L1 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस N2 L2 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस L3 LS पावर 4 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय द number of commercial vehicle, divide by the total number of commercial vehicle that we have surveyed. Can we write like this? अरे भैया ये पहले एक्सेल की फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरे एक्सेल की फ्रीक्वेंसी क्या है, तीसरे एक्सेल की फ्रीक्वेंसी क्या है, सभी एक्सेल को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। पर दिस ऊपर क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल। स्टैंडर्ड एक्सेल, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल, यही तो था वीडीएफ, यही तो था वीडीएफ। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल, दैट वाज द वीडीएफ। number of equivalent commercial vehicle, number of equivalent number of standard excel पर कॉमर्शियल व्हीकल, यही तो था वीडीएफ। तो वीडीएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई वीडीएफ की। तो अगर अपने मेन फॉर्मूले की बात करें तो काफी कुछ हद तक चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो अगर मेन फॉर्मूले की बात करें तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है n इज इक्वल टू 365 इंटू ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई r बाई 100। यस और नो? करेंगे, सबका न्यूमेरिकल करेंगे, सबका न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ये देखो, तो इस फॉर्मूले में अब मुझे कई टर्म क्लियर हो गए हैं। इस फॉर्मूले में मुझे कौन कौन से टर्म क्लियर हैं जरा देख लो। तो इस फॉर्मूले में बेटा मैंने बात कर ली है,
मैंने बात कर ली है एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, आर क्या होता है, वीडीएफ क्या होता है और एफओएस क्या होता है। ये सारे टर्म मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे टर्म मैंने आपको बता दिए हैं। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? अब तक जो डिस्कस किया है उसमें किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। नहीं है डाउट तो अगला गेम जो है वो है एलडीएफ। ये होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, तुम बताओ। मान लो एक रोड है सिंगल लेन की, मान लो ये रोड है सिंगल लेन की। कितने लेन की रोड है? मान लो ये रोड है सिंगल लेन की। मान लो ये रोड है सिंगल लेन की। अभी नहीं जानते लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, थोड़ा कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल लेन की, मान लो इसमें 100 व्हीकल आ रहे हैं। भैया जब एक एक ही लेन है तो मैं नहीं लग रहा है पूरे के पूरे व्हीकल इसी लेन पे आएंगे। बताओ, ये पूरे के पूरे व्हीकल जो हैं, एक ही लेन है तो एक ही लेन पे, इसी लेन पे सारे व्हीकल आएंगे। तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहां के लिए लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 मान सकता हूं? बोलो, तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं यहां पर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 मान सकता हूं? जो व्हीकल आए सबके सब इसी लेन को यूज कर रहे हैं। 100 व्हीकल आने थे और 100 के 100 व्हीकल इस लेन को यूज कर रहे हैं, तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो गया? 1, बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, बट होना तो यही चाहिए। आपको बताओ, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? एग्री करते हो? एग्री करते हो बेटा, यस और नो? 100 व्हीकल आ रहे थे, 100 के 100 व्हीकल इस लेन को यूज कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, चलो एक और कॉमन सेंस खेलते हैं। मान ले कि ये रोड है जो कि 2 लेन की है, तो और यहां से अब 100 व्हीकल आ रहे हैं, तो मैं अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये एज्यूम कर लूं 50 व्हीकल इधर जाएंगे और 50 व्हीकल इधर से निकल जाएंगे। अरे भैया 2 लेन है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, क्या दिक्कत है? 2 लेन है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। टोटल जो भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर ये 2 लेन की रोड है, 1 वे ही डायरेक्शन है, तो क्या ये इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? हाँ या ना? तो अगर ये इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इस लेन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.5। इस लेन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.5। कॉमन सेंस तो गुरु यही बोलता है। इस कॉमन सेंस वाले एग्जाम्पल से हम ये समझ गए हैं कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है। किसी भी एक रोड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर लेन पे कितना ट्रैफिक आएगा, किसी पर्टिकुलर लेन पर कितना ट्रैफिक आएगा। ये बात आपको पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। यस और नो? ये बात आपको पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। यस और नो? बोलो बेटा। तो मुद्दे की बात है कि ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें पता कहां से चलेगा? ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें पता कहां से चलेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। आईआरसी ने सब बता रखा है। तो जैसे मान लो ये अनडिवाइडेड रोड है, सिंगल कैरिज वे है, तो देखो पहले आईआरसी ने इसकी वैल्यू बोल रखी थी 0.75, बाद में इनको भी लगा कि नहीं नहीं, कॉमन सेंस के हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए 0.5। तो अलग अलग कैरिज वे के लिए
अलग अलग कैरिज वे के लिए लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आईआरसी ने आपको बता रखे हैं फॉर अनडिवाइडेड रोड एज वेल एज फॉर द डिवाइडेड रोड, as well as for the divided road. These are the lane distribution factor for the different road, for the different road, for the different road. तो सर क्या हमें ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर याद करने पड़ेंगे? नहीं सर। क्या ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें एग्जाम में दिया जाएगा? हाँ दिया जाएगा। सर क्या ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर एग्जाम में नहीं दिया गया तो अब हम क्या करेंगे? तो नहीं दोगे तो एक एज्यूम कर लेंगे। सर क्या ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा गिवन होगा? नहीं सर। अगर गिवन नहीं होगा तब क्या करेंगे? एक कंसीडर कर लेंगे। हम क्या करें? समझ रहे हो? तो अब आते हैं फाइनल एप्लीकेशन पे और किस तरीके से सवाल आते हैं, क्या आते हैं, इसको जरा सॉल्व करो। ये तुम्हारे गेट का 2 नंबर का सवाल है और इसके लिए स्टैंडर्ड एक्सल जो लेना वो 8.2 टन्स लेना, क्योंकि ये अपडेट होने के पहले का सवाल है। अभी तो स्टैंडर्ड एक्सल तुम्हारा 8 टन का हो गया है, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको स्टैंडर्ड एक्सल लोड 8.2 टन्स लेना। पीवाईक्यू है ये। तो अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, सारे कंसेप्ट को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। एंड फॉर दिस क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू 3 मिनट टाइम। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 3 मिनट का टाइम, और मैं चाहता हूं सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आंसर आएगा नहीं आएगा वो सब बात की बात है। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ भाई, सवाल कुछ समझ में आया? दीपेश का आंसर आ गया। वेरी गुड, दीपेश का आंसर आ गया है। डोंट वरी, डोंट वरी। अरे 8.2 टन्स बेटा, टन्स में बात हो रही है अरजीत। ये जितने भी आपको एक्सल दिए गए हैं वो टन्स में दिए गए हैं। 82 किलो न्यूटन, 8200 केजी, 8.2 टन्स। इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ट्राई जरूर कर लें। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लें, सो दैट वॉट एवर कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ आप उनको अप्लाई करें। एक चीज साथ साथ मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, जैसे आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देखा था, लाइन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे रिलेटेड टू द ग्रीनफील्ड मॉडल। याद है? याद है? तो जब आपने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे रिलेटेड टू द ग्रीनफील्ड मॉडल। यस और नो?
बोलो बेटा। सिमिलरली इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। Related to the design of signal by Webster's method, you have solved the multiple question. In the same way, जब भी आप कभी फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन की बात करेंगे, यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक। तो सेम टाइप के क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं बेटा, सब बता रहे हैं। यूथ थोड़ा सा वेट कर लो, सब बता रहे हैं। एक बार ट्राई कर लेने दो सभी को, एक बार सभी को ट्राई कर लेने दो। तो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड सफिशिएंट टाइम। तो जो कुछ भी आपका डिस्कशन था उसको आपने अप्लाई करने की कोशिश की। कुछ लोग के आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग के आंसर नहीं आ पाए हैं, तो अब उनके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे बातचीत। उनके लिए यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बातचीत। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देख लिया जाए भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख लिया जाए। क्या अप्रोच होगी, व्हाट विल बी द अप्रोच? शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन? डिस्कशन स्टार्ट कर दिया जाए, बोलो बेटा। शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन? शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन, यस और नो? चलिए किंगसुक कह रहे हैं सर 1 मिनट का टाइम और दे दीजिए। दे दिया भाई, दे दिया, दे दिया। चलिए तो आंसर आ गया, आदित्य का भी आंसर आया है 73.54 MSA। आई डोंट नो आंसर सही है या गलत है, बट वेरी गुड। अगर आप सभी ने ट्राई किया है, जिन्होंने भी ट्राई किया है, वेरी गुड। तो आई स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। अभी डिस्कशन स्टार्ट किया जाए बेटा। शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन नाउ? चलिए तो लेट्स हैव द डिटेल डिस्कशन। इस क्वेश्चन पे बेटा हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझिए पहले दिया क्या किया गया है, आराम से। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अरे मेरे भाई, जिस समय कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है उस समय कितना इनिशियल ट्रैफिक है? तो दैट इज गिवन एज ए। अब बस ट्राई कर लिया, अब समझो, एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से समझो। सवाल में साफ साफ बोला गया है जब नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे 5000 है, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो कैन आई से दिस विल बी द इनिशियल ट्रैफिक फॉर द रोड? दिस विल बी द इनिशियल ट्रैफिक फॉर द रोड, यस और नो? यह आपके रोड के लिए इनिशियल ट्रैफिक होने वाला है, यस और नो? एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। दिस विल बी द इनिशियल ट्रैफिक फॉर द रोड, यस और नो? होगा। आइए अगला, इन्होंने गेम क्या बोला? डिजाइन लाइफ जो है वो 15 साल है। डिजाइन लाइफ जो दे रखी गई वो 15 ईयर्स, तो एन की वैल्यू हो गई 15 ईयर्स। और क्या दे रखा गया? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक 7.5% है,
तो R इज गिवन है 7.5%, ठीक है। लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा गया है 1.3, बहुत बढ़िया। और बोल रहा है फाइंड द डिजाइन ट्रैफिक, एन आपको बताना है, एन यू नीड टू कैलकुलेट, ओबी किसमें पूछा गया है, इन एमएसए। देखो कैलकुलेट द एन इन एमएसए फॉर द फॉलोइंग डेटा, और ये आपको एक्सेल सर्वे का डेटा दे रखा गया है, ये आपको एक्सेल सर्वे का डेटा दे रखा गया है कि भैया 18 टन वाला जो एक्सेल था उसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में दी गई है 10%, 14% वाला जो एक्सेल था उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2%, 2 नहीं होगा भाई 20 होगा, ये 20 होगा ना, 10 20 30 60 65 70 80, हाँ 20%, क्योंकि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी तो 100% ही होगी ना। तो जितना भी आपने डेटा कलेक्ट किया था उसमें 10% आपके ये 18 टन वाले एक्सेल हैं, 20% आपके 14 टन वाले एक्सेल हैं, 35% आपके 10% वाले एक्सेल हैं, 10 टन वाले एक्सेल हैं, 15% एक्सेल जो हैं जिनका वेट 8 टन है, और 20% एक्सेल ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 6 टन है। तो मैं नहीं लग रहा इस डेटा की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं VDF। N1 कितनी फ्रीक्वेंसी है 10%, तो 10/100, L1 अपॉन LS टू द पावर 4, L1 कितना है 18 डिवाइड बाई 8.2 होल टू द पावर 4 प्लस अगली फ्रीक्वेंसी 20/100, दिस इज गोइंग टू बी द 14/8.2 होल टू द पावर 4 प्लस 35/100, दिस विल बी इक्वल टू द 10 डिवाइड बाई 8.2 होल टू द पावर 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 100, दिस इज गोइंग टू बी 8 डिवाइड बाई 8.2 होल टू द पावर 4 प्लस 20 डिवाइड बाई 100, 6 डिवाइड बाई 8.2 होल टू द पावर 4। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, अगर तुम्हें कोई नाराजगी ना हो, तो क्या इसको सॉल्व करके मुझे VDF की वैल्यू बता सकते हो सभी लोग? सर आपने फॉर्मूले में तो नीचे नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल भी लिखा था। सर आपने आपने वहां पर फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल भी लिखा था, ये देखिए ये कहां गया? अरे मेरे लाल, वहां पर डायरेक्टली डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया है। अगर वो बोलता, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता कि टोटल व्हीकल 1000 हैं, 1000 में से 10 का कॉन्फ़िगरेशन L1 है, तो यहां पर हम लिखता 10 L1 बाई LS टू द पावर 4, 20 का कॉन्फ़िगरेशन L2 है। नंबर ऑफ व्हीकल के टर्म्स में बात नहीं हो रही है। सवाल में जो मुझे डेटा दिया गया है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया है, ये देखो वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया है, तभी तो 100% टोटल व्हीकल थे जिसमें 10% का डेटा ये है। टोटल 100 में से 20% का एक्सेल सर्वे ये है, टोटल 100 में से 35% ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन था, 15% कॉन्फ़िगरेशन 8 टन का था और 20% कॉन्फ़िगरेशन 6 टन का था। समझ में आ गया फर्क? ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो? ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? बोलिए बेटा। तो मैं सभी चैट बॉक्स में सभी का कैलकुलेशन देखना चाह रहा हूं, आंसर देखना चाह रहा हूं, इसको सॉल्व करके व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना आ रहा है। तो किसी का आ रहा है 4.97, किसी का पॉइंट आ रहा है किसी का वैल्यू आ रही 4.82, 4.98, 4.98। एक वैल्यू बता दो मैं क्या कंसीडर कर लूं। सभी लोग सॉल्व कर लो, सभी लोग कमेंट कर लो, तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर पाएंगे चैट बॉक्स में। अगर सभी की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं उसी वैल्यू को कंसीडर कर लूंगा। सारी वैल्यूज तो लिख दी हैं, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट। आपको केवल कैलकुलेशन पार्ट करना है। मैं ही करूं क्या? कर लो यार। 4.98 सर जो इस था जब अपन में
अपन किलो न्यूटन में ले रहे थे तो 80 किलो न्यूटन ले रहे थे, पर जब टन में लिया तो 8.2 क्यों 8 होना चाहिए। अरे भैया बताया तो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूथ टेक ट्यूबर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्टैंडर्ड एक्सेल 8.2 टन से लेना है। कहानी इसकी ये है कि ये सवाल है आपके गेट 2014 का, और गेट 2014 तक जो हमें स्टैंडर्ड एक्सेल पता था वो 8200 केजी वाला पता था। बाद में ये रिवाइज हुआ 80। तो अभी अगर मैं इसको 8 टन से सॉल्व करा देता, और जब आप इसी क्वेश्चन को पीवाईक्यू में देखते तो आपको लगता कि सर मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। और क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि वहां पर ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा 8.2 टन से। तो आज की डेट में अगर कोई सवाल आएगा और अगर स्टैंडर्ड एक्सेल उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हम कंसीडर करेंगे 8 टन। लेकिन इस तरीके के कंफ्यूजन ना हो इसलिए सवाल में आपको स्टैंडर्ड एक्सेल बता दिया जाता है, क्योंकि अब कंफ्यूजन हो सकता है ना, कोई बच्चा ले लेगा 8.2 टन, कोई बच्चा ले लेगा 8 टन, दोनों का आंसर तो अलग हो जाएगा ना। तो वीडीएफ आ रहा 4.98, चलो मैं मान लेता हूं, यहां से वीडीएफ आपने कैलकुलेट किया 4.98। अब हमें यहां पर निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक। तो n इज इक्वल टू 365 इंटू ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई आर बाई 100। सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो 365 इंटू 5000 1 प्लस 7.5 बाई 100 टू द पावर 15 माइनस 1 इंटू 4.98। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता नहीं है, 1 मान लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा गया 1.3 डिवाइड बाई 7.5 बाई 100। जरा इसको सॉल्व करके n की वैल्यू बताओ, जरा इसको सॉल्व करके n की वैल्यू बताओ। तो ये आ रही है 308 पॉइंट, नहीं नहीं अभी कहाँ पॉइंट, 308,589,784.9, यही वैल्यू आ रही, चेक करो, यही वैल्यू आ रही है। इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद यू मस्ट बी गेटिंग दिस वैल्यू, यही वैल्यू आपको देखने को मिल रही होगी बेटा, यस और नो, यही वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, यस और नो। ये जो वैल्यू आ रही बेटा ये आ रही सीएसए में, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। अगर इसी में हम 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दें, अगर इसी में हम 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दें तो हमें n कितना मिल जाएगा, 308, 308.589, और ये वैल्यू आ गई आपकी एमएसए में, ये वैल्यू आ गई आपकी एमएसए में। कैसे डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करते हैं, कैसे व्हीकल डैमेज फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, कैसे EALF का यूज करते हैं, ये सभी बातें सभी को अगर क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में पता चल जाना चाहिए। इफ द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, तो फटाफट चैट बॉक्स में बता दो। तो अब तक के डिस्कशन से हम कहां पहुंच गए हैं, अब तक के डिस्कशन से हम पहुंच गए हैं नाउ फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मुझे दो चीजें पता है, एक तो n पता है और एक तो CBR पता है। पता है कि नहीं? CBR पहले ही डिस्कस कर दिया है, CBR पहले ही डिस्कस कर दिया है। CBR के हर एस्पेक्ट्स को, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हर एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अब फ्रॉम IRC 37
you can calculate thickness of individual layer or total thickness of फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये लाइन सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए है। हमारा जो डिस्कशन था वो इन दोनों चीजों को निकालने का था। इसके बाद आईआरसी ने अपना तरीका बता रखा है, जीवन में कभी जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेशन कर लेंगे डिजाइन ट्रैफिक का, कैलकुलेशन कर लेंगे सॉइल का, फिर आगे कुछ गाइडलाइन प्रोसीजर होंगे जो कहाँ पर मिलेंगे, आईआरसी 37 में, जिससे हम थिकनेस निकाल सकते हैं, जिससे हम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप द एंटायर डिस्कशन अबाउट द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर मैं गलत नहीं हूं और जहां तक मुझे याद है, मोर देन 10 क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर पीवाईक्यू। 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पिछले 15 साल में जो कि पूछे गए हैं डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में, बेस्ड ऑन द हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक। हो जाएगा, हो जाएगा। In this way, beta, in this way we have completed our discussion for the design of flexible payment. Should we start our discussion for the design of rigid payment? rigid payment की बातचीत कर लें, rigid payment की बातचीत कर ली जाए बेटा। तो स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द रिजिड पेमेंट। चलो इसका डिस्कशन अभी स्टार्ट तो नहीं कर रहा हूं, बट कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, इसको जरा समझिएगा। कैसे हम लोग रिजिड पेमेंट का डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं ये समझ लो, फिर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ डिजाइन पैरामीटर फॉर द रिजिड पेमेंट। जैसे आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिजाइन पैरामीटर की बात की थी, सिमिलरली वी विल गो फॉर द डिजाइन पैरामीटर फॉर द रिजिड पेमेंट। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर की हम लोग बात करेंगे। एक मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं डिजाइन पैरामीटर। तो डिजाइन पैरामीटर में पहला डिजाइन पैरामीटर है मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा पैरामीटर होगा इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे B से। फॉर ऑल एक्सेल बेटा, अमन, सभी एक्सेल कंसीडर करने हैं, सभी एक्सेल फ्रंट और रेयर, हर कॉमर्शियल व्हीकल का हर एक्सेल का डेटा चाहिए आपको, हर कॉमर्शियल व्हीकल का हर एक्सेल का डेटा चाहिए आपको। तो दीज आर द डिजाइन पैरामीटर दैट वी विल कवर। और एक बार जब डिजाइन पैरामीटर की बातचीत कर लेंगे, फिर हम लोग परफॉर्म करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस कि हमारे रिजिड पेमेंट में कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। और स्ट्रेस एनालिसिस में हम देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट द व्हील लोड स्ट्रेस, व्हील लोड स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द वार्पिंग स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, वी विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। हर स्ट्रेस के लिए आपको दोनों चीजें जानना जरूरी है कि हर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा और हर स्ट्रेस का नेचर क्या होगा। तो हमारे रिजिड पेमेंट में 3 तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। एक तो होगा व्हील लोड की वजह से स्ट्रेस डेवलप, दूसरा होता है आपका वार्पिंग स्ट्रेसेस, और तीसरा होता है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, तीसरा होता है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। तो वी विल सी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द
स्ट्रेसेस। तो ये हम लोग परफॉर्म करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस। और तीसरा पार्ट होगा डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, ये है आपके रिजिड पेमेंट का डिस्कशन जो हमें करना है। दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट। फर्स्ट विल बी द डिजाइन पैरामीटर, second will be the stress analysis and third will be the joints। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2 पैरामीटर मैं भी आपको डिफाइन करके बताता हूं और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग बाकी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने बोला था कि सर रिजिड पेमेंट के केस में सबसे नीचे वाली जो लेयर थी वो सॉइल थी, याद है? रिजिड पेमेंट के केस में सबसे बॉटम में जो लेयर थी वो सॉइल थी। फिर सर हमने एक लेयर प्रोवाइड करी थी बेस कोर्स की, और सबसे ऊपर हमारा क्या था? एक सीसी का स्लैब था। यही तो थी तुम्हारी रिजिड पेमेंट, याद आया? यही तो थी रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट के केस में आपने एक बात और बोली। रिजिड पेमेंट के केस में आपने एक बात और बोली कि सर जो लोड का ट्रांसफर था वो हो रहा था अंडर द स्लैब एक्शन। लोड का जो ट्रांसफर हो रहा था वो स्लैब एक्शन के थ्रू हो रहा था इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। ये भी आपने बोला। ये मान लो सॉइल है, मान लो ये स्लैब है। जब इसमें लोड लगाओगे तो तुम्हें क्या लगता है ये पूरी की पूरी प्लेट जो है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर जो है, क्या वो पेनिट्रेट कर जाएगा जैसे अपना वो एग्रीगेट पेनिट्रेट कर गया था? फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जिस तरीके से वो एग्रीगेट सॉइल में पेनिट्रेट कर गया था, क्या उसी तरीके से यहां पर हमारा ये पूरी की पूरी स्लैब भी पेनिट्रेट कर जाएगी? नहीं करेगी ना। अरे इतनी बड़ी स्लैब है, ऐसे थोड़ा पेनिट्रेट कर जाएगी। तो जब तुम सॉइल पे, जब तुम सीमेंट कंक्रीट की स्लैब में लोड अप्लाई करोगे तो हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि सर स्लैब का सेटलमेंट होगा। यस और नो? कि सर जब हम लोड अप्लाई करेंगे, व्हील लोड आएगा, तो यहां पर स्लैब का सेटलमेंट होगा, ये पेनिट्रेशन नहीं होगा। सेटलमेंट हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं होगा। तो अब टेस्ट ऐसा करो सॉइल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए लैब में या फील्ड में टेस्ट ऐसा करो जिसमें सेटलमेंट दिखे ना कि पेनिट्रेशन, जिसमें सेटलमेंट दिखे ना कि पेनिट्रेशन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा ही सिमुलेट करने के लिए आपने बोला अब हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। अब हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को, स्ट्रेंथ को, सपोर्टिंग कैपेसिटी को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। विद द हेल्प ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। अब ये प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है? ये प्लेट लोड टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, कंडक्ट करते हैं टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ, टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन, टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द के। अब इस टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो होता क्या, मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है, सर्कुलर प्लेट लेते हैं, सर्कुलर प्लेट। तो दोनों फॉर्म तुम्हें दिखा देता हूं। तो इसका प्लान कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मान लो सॉइल है तो इस तरीके से अलग अलग साइज की प्लेट लेते हो आप, इस तरीके से अलग अलग साइज की प्लेट लेते हो। जब इसको साइड व्यू में देखोगे तो आपको दिखेगा ये व्हाइट वाली प्लेट कुछ ऐसे दिखेगी। सर्कुलर प्लेट है, ये व्हाइट प्लेट है, इसके ऊपर फिर आपने एक पिंक प्लेट लगा रखी है स्मॉल साइज की, स्मॉल डाया की। इसके ऊपर आपने एक और प्लेट लगा रखी है समथिंग लाइक दिस, और इससे छोटे साइज की। मल्टीपल प्लेट्स हम यूज करते हैं, मल्टीपल प्लेट्स हम यूज करते हैं, और यहां पे फिर हम अप्लाई करते हैं लोड। नाउ वी विल अप्लाई द लोड। लोड को मेजर करने के लिए यहां पर लगा होता है डायल गेज। लोड को मेजर करने के लिए यहां पर लगा होता है डायल गेज। अब मेरे लाल तुम एक बात बताओ, जैक के थ्रू जब आप यहां पर लोड अप्लाई कर रहे होंगे,
ये है आपकी सॉइल, और ये प्लेट आपने रखी हुई है, तो मैं नहीं लगता है ये प्लेट पेनिट्रेट करेंगी या सेटलमेंट होगा। बोलो, ये प्लेट पेनिट्रेट करेंगी या प्लेट का सेटलमेंट होगा? बोलो। तो इस प्लेट लोड को कंडक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट होता है, वो होता है 75 सेंटीमीटर डाया का प्लेट। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द प्लेट जो होता है वो होता है आपका 75 सेंटीमीटर डाया का प्लेट। क्लियर है बात? तो 75 सेंटीमीटर की मान लो ये प्लेट ले ली, इससे कम डायमीटर 60 ये ले ली, इससे कम 45 डायमीटर ये ले ली। सर ये अलग अलग इतनी सारी प्लेट क्यों लगा रहे हैं? सर 75 सेंटीमीटर डाया की प्लेट थी, तो उसी प्लेट से आपको क्या कर लेना चाहिए था? सर उसी प्लेट से आपको टेस्ट कंडक्ट कर लेना चाहिए था। ये इतनी सारी प्लेट आप क्यों यूज कर रहे हैं एक के ऊपर एक? ये इतनी सारी प्लेट आपने एक के ऊपर एक क्यों यूज की हैं, कोई मुझे बताएगा? ये इतनी सारी प्लेट आपने एक के ऊपर एक क्यों यूज की हैं? केवल एक प्लेट लेते, लोड अप्लाई करते, खेल खत्म हो जाता। बोलो। लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। देखो, मान लो ये एक प्लेट लेते, ये तुम्हारी सॉइल थी, और यहां पर हम लगाते लोड, लोड लगाते देखो ये उठ गया। कोने देखो, कोने कॉर्नर्स, जैसे ही आप लोड अप्लाई कर रहे हो कॉर्नर्स क्या हो गए, लिफ्ट कर जा रहे हैं। तो क्या भैया ये वैसा ही हो रहा है जैसे रोड पर सीमेंट कंक्रीट स्लैब से लोड ट्रांसफर होगा? नहीं। ये कोने ना उठे लोड अप्लाई करने पे, कॉर्नर लिफ्ट ना हो, तो हमने एक प्लेट ली, इसके ऊपर इससे छोटे साइज की प्लेट ली, इसके ऊपर एक इससे छोटे साइज की प्लेट ली। अब भाई नहीं, चलो ये प्लेट ले ली, अब लोड अप्लाई कर रहे हैं। फोन भी तोड़वाओगे? हाथ तो तोड़वा दिया, फोन तोड़वाने का प्लान है क्या भाई? समझ रहे हो? अभी भी मैं उतना ही लोड अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन देखो क्या कॉर्नर लिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं नहीं लगता है अब पूरा कांटेक्ट मेंटेन है, लोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो स्लैब एक्शन के थ्रू हो रहा है। इसलिए आपने मल्टीपल प्लेट्स को यूज किया है, इसलिए यहां पर बेटा आपने मल्टीपल प्लेट्स को यूज किया है। पॉइंट क्लियर है? तो ये होता, अब ये कितना सेटलमेंट होगा इसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास लगे होते हैं डायल गेज। कितना ये प्लेट सेटल कर रही हैं इनको भी मेजर करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं गेजेस। तो सर ये मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन होता क्या है, और हमें इस टेस्ट की हेल्प से ये पता कैसे चलेगा? इस टेस्ट का जो मेन काम है वो मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन निकालना है। तो सर इस टेस्ट की हेल्प से हमें कैसे के की वैल्यू पता चलेगी, आप मुझे बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। तो के होता क्या है? के होता है बेटा स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। बात खत्म। स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। सर यहां हम तो अप्लाई कर रहे हैं लोड, स्ट्रेस कहां से आ गया? यहां पर तो हम अप्लाई कर रहे हैं लोड, आप बात कर रहे हो स्ट्रेस की। डिफ्लेक्शन चलो मान लो डेल्टा हो गया, तो के इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा लिख सकते हैं। बोलो, के इज इक्वल टू, क्या हम पी बाई डेल्टा लिख सकते हैं? पी इज द स्ट्रेस। तो 0.125 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, वो होता है के। वो सब तो बाद में देख लेंगे हम, मुझे बस ये बताओ इस के की यूनिट क्या होगी? इस के की यूनिट क्या होगी? तो भैया स्ट्रेस की यूनिट है यहां पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफ्लेक्शन भी अगर हम लोग ले लें सेंटीमीटर में, तो तुम्हें नहीं लगता इस के की यूनिट आ जाएगी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब? स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। अरे भैया के इज नॉट स्टिफनेस। कहां थे चाचा, कहां थे जब हम बता रहे थे? यही तो गलती करते हो, कहां थे?
मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन जिसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टिफनेस में ही फंसे हुए हैं अभी। हम्म, तो कैसे डिफाइन किया आपने? एक वेल डिफाइंड डिफ्लेक्शन के लिए कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, ये आपको बताएगा मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। सर ये स्ट्रेस कैसे पता चलेगा? सर ये स्ट्रेस कैसे पता चलेगा? अरे भैया लोड अगर पी पता है, कांटेक्ट एरिया ए पता है, तो स्ट्रेस नहीं पता चल जाएगा क्या? तो स्ट्रेस नहीं पता चल जाएगा क्या? तो स्ट्रेस नहीं पता चल जाएगा क्या? आप ही बताओ। तो ये तो बेटा बातचीत हो गई मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन की। होता क्या, एक चीज और समझ लो। आपने बोला सर स्टैंडर्ड साइज जो है, स्टैंडर्ड साइज जो है प्लेट का इस टेस्ट के लिए वो 75 सेंटीमीटर डाया है। इसके लिए हम के डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम के डिफाइन करेंगे। कह रहे हैं सर सीबीआर और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? पूरी पिक्चर खत्म हो गई। तो कह रहे हैं सर बताइए टाइटल क्या था? भैया यहीं से शुरू किया था यस जी, कि सीबीआर टेस्ट में वो 5 mm का प्लंजर तुम्हारा पेनिट्रेट कर रहा था। 5 सेंटीमीटर डाया का जो प्लंजर था वो सॉइल में लोड अप्लाई करने पे पेनिट्रेट कर रहा था। यहां पर पूरा का पूरा प्लेट क्या कर रहा है? सेटल कर रहा है। यस जी, क्लियर है? शुरुआत ही यहीं से की थी, कहीं चले गए थे क्या? शुरुआत ही यहीं से की थी। क्लियर है बात? नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो मान लीजिए कभी आपको एक टेस्ट कंडक्ट करना है, मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन निकालना है, और उसके लिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट आपकी 75 सेंटीमीटर वाली आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं? देखो मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास नहीं भैया सर्कुलर, these are the standard for this test, we will use the circular plate, we will use the circular plate जिसका साइज होगा 75 सेंटीमीटर डाया। मान लीजिए कभी आपको किसी सॉइल के लिए मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन निकालना था और आपके पास स्टैंडर्ड साइज ऑफ द प्लेट नहीं है, तो क्या करें? कोई बात नहीं। मान लो मेरे पास जो अवेलेबल साइज है वो A1 है, मैंने उसके लिए टेस्ट को कंडक्ट किया और एक सॉइल सबग्रेड रिएक्शन मिल गया K1। भाई उस एरिया के बेसिस पे कोई ना कोई तो के मिल जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि आपको जो जो के चाहिए वो करस्पॉन्डिंग टू द 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू द 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट चाहिए। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरे साइज के लिए क्या हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं? सेम कंसेप्ट पे क्या किसी दूसरे साइज की प्लेट के लिए भी हम मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन निकाल सकते हैं? यस वी कैन कैलकुलेट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? यस वी कैन कैलकुलेट। चलो भाई मान लो A2 है तो इसके लिए K2 है, भैया इनको आप रिलेट कर सकते हैं। K1 और A1 जो होंगे वो K2 और A2 के बराबर होंगे। K1 और A1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो K2 और A2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो अगर इसमें तुम्हें कोई भी एक साइज के लिए K की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड साइज तुम्हें पता 75 सेंटीमीटर, तो क्या यहां से आप K2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? तो किसी भी साइज के लिए मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन को आप रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अरे लास्ट क्लास में कोई पूछ रहा था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सर एक सवाल दिया है व्हीकल डैमेज फैक्टर का, कौन था? कोई लास्ट क्लास में मेंशन कर रहा था कि सर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एक सवाल दिया गया है व्हीकल डैमेज फैक्टर का। अच्छा अब है, अब समझ में आया व्हीकल डैमेज फैक्टर? अब समझ में आया व्हीकल डैमेज फैक्टर बेटा? अभी क्लियर है व्हीकल डैमेज फैक्टर? तो व्हीकल डैमेज फैक्टर इज द पार्ट ऑफ
योर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी अलग अलग जगह पे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है कि ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कहाँ से आ गया, तो सुना ही नहीं है। तो जब वो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक ऑटोमेटिकली आपसे डिस्कस हो जाएगा और फिर आप उसके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो भैया इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम के और ए को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन था आपका रिलेटेड टू द मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। ये पहला पैरामीटर था। एक पैरामीटर और डिस्कस कर लेते हैं जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। ये रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता क्या है? जैसे मान लो तुम्हारी छत है, स्लैब है, मान लो। अब इस स्लैब के नीचे क्या है? खाली जगह है, और क्या है भैया? ये फ्लोर है, ये छत है, बीच में हम खड़े हुए हैं, है कि नहीं? देखो, आप देखो पहले, सीलिंग दिख रही है आपको अपने कमरे में, अब पंखा टंगा हुआ है, ये ऊपर है तो एक आरसीसी की स्लैब ही कंसीडर कर लो, ये आरसीसी की स्लैब है, कंसीडर कर लो ये आरसीसी की स्लैब है, कर लिया। अब मान लो इस स्लैब के ऊपर भी 5 लोग खड़े हुए हैं, इस स्लैब के ऊपर अभी 5 लोग खड़े हुए हैं। तो जब 5 लोग का लोड आएगा तो क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा? क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा? वो अलग बात है कि डिफ्लेक्शन हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन जो है वो विद इन द परमिसिबल लिमिट होगा। अरे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा? मतलब आप लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा? अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो भैया? हमेशा डिफ्लेक्शन होगा, बट वो डिफ्लेक्शन जो है वो परमिसिबल लिमिट से कम है। परमिसिबल लिमिट से कम है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिफ्लेक्शन ना हो। अगर वो डिफ्लेक्शन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा निकल जाएगा, तुरंत चटक जाएगी स्लैब, भागोगे यहां से कमरे से बाहर। तो ऐसा तो होता, लोड आएगा तो डिफ्लेक्शन होगा, लोड हटेगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बट ये इतना कम डिफ्लेक्शन हो रहा है कि हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। अच्छा, जो तुमने अभी सीमेंट कंक्रीट की स्लैब बनाई वो क्या है? वो भी तो एक ऐसी ही कंक्रीट की स्लैब है जो जमीन में रखी हुई है। बोलो, जो भैया तुम सीसी की रोड बना रहे हो वो भी तो एक कंक्रीट की स्लैब है, लेकिन अब वो हवा में नहीं है, जमीन में रखी हुई है। यही तो मतलब हुआ। और जब अब आप उसके ऊपर व्हील लोड लेके जा रहे हैं, तो मैं नहीं लगता है नीचे से सॉइल का मिल रहा है सपोर्ट, तो स्लैब की स्टिफनेस इंक्रीज कर जाएगी। सॉइल का नीचे से मिल रहा है सपोर्ट, तो स्लैब की स्टिफनेस क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब उतना डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन अभी भी होगा। अब क्योंकि नीचे मामला खाली नहीं है, नीचे क्या है, सॉइल सपोर्ट दे रही है, स्टिफनेस विल इंक्रीज। तो वही रिलेटिव स्टिफनेस का मेजर करने के लिए आप एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। पॉइंट इज क्लियर? यस और नो? तो ये कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालते हैं L इज इक्वल टू ई एच क्यूब अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। ये पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरी इक्वेशन याद रहेगी आपको, जल्दबाजी में 1/4 करना भूल जाओगे, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। मतलब इतने से सॉल्व करोगे विदाउट 1/4, वो भी एक ऑप्शन दिया होगा सवाल में, वो भी एक ऑप्शन दिया होगा। तो सर एल तो हो गया रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट।
एच क्या है सर? एच इज द थिकनेस ऑफ सीसी स्लैब। के क्या है? के तो अभी बताया था, मॉडुलस ऑफ सॉयल सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सॉयल सबग्रेड रिएक्शन। म्यू क्या है? पॉइजंस रेशियो। म्यू क्या है? पॉइजंस रेशियो ऑफ कंक्रीट। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हें अगर स्लैब की और सॉयल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं, तुम्हें ई पता है, एच पता है, के पता है, म्यू पता है, तो क्या तुम इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को मेजर कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे? बोलो। बहुत सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, बहुत सवाल आपको यहां से देखने को मिलते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर डिस्कशन फॉर द टू डिजाइन फैक्टर। दो डिजाइन फैक्टर की हम लोगों ने बात कर ली डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में। पहला फैक्टर था हमारा, दैट वाज द बेटा, फर्स्ट फैक्टर वाज रिलेटेड टू द मॉडुलस ऑफ सॉयल सबग्रेड रिएक्शन, जिसको आपने एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। और दूसरा जो फैक्टर था हमारा, दैट वाज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, दैट वी हैव डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द L इज इक्वल टू ई एच क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। तो वन मोर फैक्टर इज देयर जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज गोइंग टू बी द बी। और उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस, जो कि रिजिड पेमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो वी विल परफॉर्म द स्ट्रेस एनालिसिस, देन वी विल गो फॉर द डिजाइन ऑफ द ज्वाइंट। तो ये दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, स्ट्रेस एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, चलो लिख लो। तो क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे और आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी फ्रॉम, कितने बजे होगी क्लास? 3 बजे से। तो मिलते हैं 3 बजे फॉर द फर्दर डिस्कशन। So this was all about for this class. Do join the class on the time. Thank you everyone. Keep learning.